नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पे आपको स्टोरीज, नॉवेल्स ऑडियो बुक के रूप में मिलेगी। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे हैरी पॉटर सीरीज़ के तीसरे अध्याय को, जिसका नाम है गुमनाम चिट्ठियाँ। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि ब्राज़ीलियन सांप के भाग जाने के कारण अंकल वॉन्डन द्वारा उसे सबसे कड़ी सजा दी गई और उसे अलमारी में बंद कर दिया गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ, नॉवेल्स ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब आगे। ब्राज़ीलियन सांप के निकल भागने के कारण हैरी को अब तक की सबसे लंबी सजा मिली। जब उसे अलमारी से बाहर आने की छूट दी गई तब तक गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। डडली अपना नया वीडियो कैमरा तोड़ चुका था, रिमोट कंट्रोल वाले हवाई जहाज को चकनाचूर कर चुका था और पहली बार रेसिंग बाइक चलाते समय बूढ़ी मिसेज पिक को तब टक्कर मार चुका था जब वह बैसाखियों के सहारे प्रिवेट ड्राइव की सड़क पार कर रही थी। हैरी खुश था कि स्कूल बंद हो गया, परंतु डडली के गैंग से बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वे रोज़ घर आ धमकते थे। पियर्स, डेनिस, मेलकम और गॉर्डन सब के सब मोटे और मूर्ख थे, परंतु चूंकि डडली इनमें सबसे मोटा और सबसे मूर्ख था, इसलिए वह उनका लीडर था। बाकी सभी खुशी खुशी डडली के मनपसंद खेल हैरी का शिकार में शामिल हो जाते थे। इसलिए हैरी ज़्यादातर समय घर के बाहर रहना पसंद करता था। यहाँ वहाँ भटकते हुए जब वह छुट्टियों के ख़त्म होने के बारे में सोचता तो उसे आशा की हल्की सी किरण नज़र आती। जब सितंबर आएगा तो वह हाई स्कूल में जाएगा और जीवन में पहली बार वो डडली के साथ नहीं पढ़ेगा। डडली को वॉर्डन अंकल के पुराने स्कूल स्मेल्टिंग्स में भेजा जा रहा था। पियर्स पॉलकिंस भी वहीं जा रहा था। दूसरी तरफ हैरी एक सरकारी स्कूल स्टोन वॉल हाई स्कूल में जाने वाला था, जिसका डडली मजाक उड़ाता रहता था। स्टोन वॉल में पहले दिन बच्चों का से टॉयलेट के अंदर डालते हैं, उसने हैरी से कहा। चाहे तो ऊपर आकर उसकी प्रैक्टिस कर लो। नहीं धन्यवाद, हैरी ने कहा। बेचारे टॉयलेट के अंदर तुम्हारे सर जितनी गंदी चीज़ पहले कभी नहीं गई होगी। वह बीमार होगा। इससे पहले कि डडली उसके कहने का मतलब समझ पाए, हैरी ने दौड़ लगा दी। जुलाई में पेटूनिया आंटी डडली को एक दिन लंदन ले गई, क्योंकि डडली के लिए स्मेलेटिंग्स की यूनिफॉर्म खरीदनी थी। हैरी को वह मिसेज फिक के यहाँ छोड़ गई। मिसेज फिक का व्यवहार आज पहले जितना बुरा नहीं था। बाद में हैरी को पता चला कि अपनी पालतू बिल्लियों में से एक के कारण वह गिर गई थी, जिससे उनकी टांग टूट गई, और शायद इसलिए अब मिसेज फिक का बिल्लियों पे प्रेम नहीं रहा। उन्होंने हैरी को टेलीविज़न देखने दिया और थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दिया, जिसका स्वाद ऐसा था कि जैसे कई सालों से संभाल कर रखा गया हो। उस शाम डडली ने अपनी नई चमचमाती यूनिफॉर्म में पूरे परिवार के सामने ड्राइंग रूम में परेड की। स्मेलिटिंग्स में पढ़ने वाले लड़के महरून रंग का लंबा कोट, नारंगी नेकर और बॉट्स नाम के स्ट्रॉ हैट पहनते थे। वे गांठदार छड़ी भी रखते थे और टीचर्स की आंख बचाकर उसे एक दूसरे को मारते थे, जैसे वे बाद के जीवन के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। जब वॉर्डन अंकल ने डडली को नई यूनिफॉर्म में देखा तो वह भरी आवाज़ में बोले, यह उनके जीवन का सबसे गौरवशाली पल है। पेटूनिया आंटी की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए और वह कहने लगी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका छोटा सा डडली बेटू है, जो इतना सुंदर और बड़ा दिख रहा है। हैरी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे हंसी रोकने की कोशिश में उसकी दो पसलियाँ पहले ही टूट चुकी होंगी। अगली सुबह जब हैरी नाश्ता करने गया तो किचन में भयानक बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बदबू सिंक में रखे लोहे के एक बड़े टब में से आ रही थी। उसने इसमें झांक कर देखा। टब में गंदे कपड़े भरे थे जो भूरे पानी में तैर रहे थे। यह क्या है? उसने पेटूनिया आंटी से पूछा। उनके होठ जैसे छिले हुए थे, क्योंकि जब भी वह सवाल पूछने की गुस्ताखी करता था वह अपने होठ कसकर बंद कर लेता था। तुम्हारी नई स्कूल यूनिफॉर्म, उन्होंने कहा। हैरी ने एक बार फिर टब में देखा। अच्छा, उसने कहा। मुझे पता नहीं था कि उसका रंग इतना गीला होना जरूरी है। बेवकूफ़ हो क्या? पेटूनिया आंटी ने तमतमाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए डडली के पुराने कपड़े भूरे रंग में रंग रही हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा तो यह यूनिफॉर्म भी बाकी बच्चों जैसी ही दिखेगी। हैरी को इस बारे में संदेह था, परंतु उसने सोचा कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह टेबल पर बैठ गया और कोशिश की कि वह इस बारे में न सोचे कि स्टोन वॉल हाई स्कूल में पहले दिन ही उसका हुलिया कैसा दिखेगा। शायद वैसा जैसे उसने किसी बड़े हाथी की खाल ओढ़ रखी हो। डडली और वॉर्डन अंकल अंदर आए और हैरी की नई यूनिफॉर्म की बदबू के कारण दोनों की नाक सिकुड़ी हुई थी। वॉर्डन अंकल ने हमेशा की तरह अपना अखबार खोला और डडली अपनी स्मेलिटिंग्स की छड़ी से टेबल पर ठक ठक करने लगा। तभी उन्हें लेटर बॉक्स खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर फर्श पर चिट्ठियाँ गिरने की आवाज़ आई। चिट्ठी लाओ डडली, वॉर्डन अंकल ने अखबार के पीछे से कहा। हैरी से कहो ना। हैरी, चिट्ठियाँ लाओ। डडली से कहिए ना। डडली, अपनी स्मेलिटिंग्स की छड़ी उसे चुबाओ। अपने आप को स्मेलिटिंग्स की छड़ी से बचाते हुए हैरी चिट्ठियाँ लाने चला गया। फर्श पर 3 चिट्ठियाँ पड़ी थी। वॉर्डन अंकल की बहन मार्च का पोस्ट कार्ड, जो आइल ऑफ वाइट पर छुट्टियाँ मना रही थी, एक भूख लिफाफा जो शायद कोई बिल था, और एक चिट्ठी हैरी के नाम। हैरी ने चिट्ठी उठाई और उसे गौर से देखा। उसका दिल किसी बड़े रबर बैंड की तरह उछल रहा था। जिंदगी में किसी ने भी कभी भी उसे चिट्ठी नहीं लिखी थी। उसे कौन चिट्ठी लिखता? उसके ना दोस्त थे, न ही रिश्तेदार। वह किसी लाइब्रेरी का मेंबर भी नहीं था, इसलिए उसे किताबें लौटाने के बारे में अपमानजनक पत्र भी नहीं मिले थे। बहरहाल उसके सामने एक चिट्ठी थी और पते में साफ जाहिर था कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी, 4 प्रिवेट ड्राइव, लिटिल विंगिंग, सरे।
लिफाफा मोटा और भारी था तथा पीले चमड़े के कागज़ से बना था और उस पर हरी स्याही से पता लिखा था। लिफाफे पर एक टिकट भी नहीं लगा था। लिफाफे को पलटते समय उसके हाथ कांपने लगे। हैरी ने देखा कि लिफाफे के पीछे जामुनी मोम की मोहर लगी थी और एक मोनो भी बना था। मोनो में एक शेर, एक चील, एक बिज्जू और एक सांप थे और बीच में बड़ा सा एच लिखा हुआ था। जल्दी करो लड़के, वार्डन अंकल किचन से चीखे। तुम क्या कर रहे हो? कहीं चिट्ठी में रखी बम की जांच तो नहीं करने लगे? वे अपने मजाक पर खुद ही हंस पड़े। हैरी किचन में वापस आया। वह अब भी अपनी चिट्ठी को घूर रहा था। उसने वार्डन अंकल को बिल और पोस्ट कार्ड दे दिया, फिर बैठकर धीरे से अपना पीला लिफाफा खोलने लगा। वार्डन अंकल ने बिल वाला लिफाफा खोला, उसे नफरत से पढ़ा और फिर पोस्ट कार्ड पर निगाह डाली। मार्ज बीमार है, उन्होंने पेटूनिया आंटी को बताया। उसने बासी मछली खा ली थी। डैड, डडली अचानक चिल्लाया। डैड, हैरी के पास कुछ है। हैरी इस समय अपनी चिट्ठी खोलने ही वाला था, जो लिफाफे की तरह ही चमड़े के भारी कागज़ पर लिखी थी, परंतु तभी वार्डन अंकल ने उसके हाथ से चिट्ठी छीन ली। यह मेरी चिट्ठी है, हैरी ने कहा और उसे वापस छीनने की कोशिश की। तुम्हें कौन चिट्ठी लिखेगा? वार्डन अंकल ने ताना मारते हुए कहा। उन्होंने एक हाथ से चिट्ठी खोली और उस पर नज़र दौड़ाई। ट्रैफिक लाइट जितनी तेज़ी से रंग बदलती है, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से उनका चेहरा लाल और हरा हो गया। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही सेकंड में उनका चेहरा बासी दलिया की तरह भूरा सफ़ेद हो गया। पेटूनिया वे हाँफते हुए बोले। डडली चिट्ठी छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पढ़ सके, परंतु वार्डन अंकल ने चिट्ठी इतनी ऊंची पकड़ रखी थी कि उसकी पहुंच से दूर थी। पेटूनिया आंटी ने उत्सुकता से चिट्ठी ली और पहली लाइन पढ़ी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वे बेहोश होने वाली हों। उन्होंने अपना गला पकड़ लिया और दम घुटने जैसी आवाज़ निकाली। वार्डन, हे भगवान वार्डन। वे एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहे। वे भूल गए थे कि हैरी और डडली भी अभी उसी कमरे में थे। डडली को यह सहन करने की आदत नहीं थी कि उसकी तरफ ध्यान न दिया जाए। उसने अपनी स्मेलेटिंग्स की छड़ी अपने डैड के सिर पर खट से मारी। मैं उस चिट्ठी को पढ़ना चाहता हूँ, वह जोर से चिल्लाया। हैरी ने बौखलाते हुए कहा, मैं भी इसे पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि यह मेरी चिट्ठी है। दोनों बाहर निकल जाओ, वार्डन अंकल ने चिट्ठी को लिफाफे के अंदर ठूसते हुए कहा। हैरी हिला भी नहीं। मुझे मेरी चिट्ठी चाहिए, वह चिल्लाया। मुझे मेरी चिट्ठी पढ़ने दो, वह चिल्लाया। मुझे चिट्ठी पढ़ने दो, डडली भी चिल्लाया। बाहर, वार्डन अंकल गरजे। इसके बाद उन्होंने हैरी और डडली की गर्दन पकड़ी और उन्हें हॉल में फेंक दिया और किचन का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। हैरी और डडली तत्काल में एक जोरदार परंतु खामोश लड़ाई होने लगी कि चाबी के छेद में से कौन सुनेगा। डडली इस लड़ाई में जीत गया और इसलिए हैरी, जिसके एक कान पर उसका चश्मा लटक रहा था, पेट के बल लेटकर उस दरार में से सुनने लगा जो दरवाजे और फर्श के बीच थी। वार्डन, पेटूनिया आंटी कांपती आवाज़ में कह रही थी, पता देखो, उन्हें कैसे मालूम वह वहाँ सोता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे हमारे घर पर नज़र रख रहे हों? नज़र रख रहे हों? जासूसी कर रहे हों? पीछा कर रहे हों? कुछ भी हो सकता है। वार्डन अंकल बहुत परेशान आवाज़ में बोले। परंतु वार्डन, हम क्या करें? इसका जवाब दें। ये कहते कि हम नहीं चाहते। हैरी को दिख रहा था कि वार्डन अंकल के चमकते काले जूते किचन में इधर उधर जा रहे थे। नहीं, उन्होंने फैसला करते हुए कहा, नहीं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा तो हाँ, यही सबसे अच्छा रहेगा। हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर मैं अपने घर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहता पेटूनिया। जब हमें उससे घर में रखा था तो हमने क्या तय किया था कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे। उस शाम को ऑफिस से घर लौटने के बाद वार्डन अंकल ने एक ऐसा काम किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वे हैरी की अलमारी में उससे मिलने गए। जैसे ही वार्डन अंकल दरवाजे में जैसे तैसे घुसकर अंदर आए, हैरी ने पूछा, मेरी चिट्ठी कहाँ है? मुझे किसने चिट्ठी लिखी थी? किसी ने नहीं, उस पर गलती से तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। वार्डन अंकल ने रूखेपन से कहा, मैंने चिट्ठी जला दी। कहीं कोई गलती नहीं थी? हैरी ने गुस्से से कहा, उस पर मेरी अलमारी का पता लिखा था। चुप रहो। वार्डन अंकल के जोर से चीखे कि छत की मकड़ियाँ नीचे गिर गई। कई गहरी सांस लेने के बाद वार्डन अंकल ने अपने चेहरे को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, जो बहुत कष्ट में दिख रहा था। अच्छा हाँ हैरी, इस अलमारी के बारे में तुम्हारी आंटी और मैं सोच रहे थे। अब तुम्हारे हिसाब से यह अलमारी बहुत छोटी पड़ने लगी है। हमने सोचा अच्छा यही रहेगा कि तुम डडली के दूसरे बेडरूम में रहने लगो। क्यों? हैरी ने कहा। सवाल मत पूछो, अंकल ने घुर्राते हुए कहा। अपना सामान ऊपर ले जाओ अभी। डर्सली परिवार के घर में 4 बेडरूम थे। एक वार्डन अंकल और पेटूनिया आंटी के लिए, दूसरा मेहमानों के लिए, तीसरा जिसमें डडली सोता था और चौथा जहां डडली अपने खिलौने और वह सारी चीज़ें रखता था जो उससे पहले कभी बेडरूम सामान नहीं पाती थी। हैरी को अपना पूरा सामान अलमारी से उस कमरे तक ले जाने में सिर्फ एक ही चक्कर लगाना पड़ा। वह बिस्तर पर बैठा, उसने अपने चारों तरफ ध्यान से देखा। यहाँ रखी लगभग हर चीज़ टूटी फूटी थी। 1 महीना पुराना वीडियो कैमरा उस छोटे और सही सलामत टैंक के ऊपर पड़ा था जिसको एक बार डडली ने पड़ोसी के कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया था। कोने में डडली का पहला टेलीविज़न रखा था जिसे उसने उस दिन लात मारकर तोड़ दिया था जब उसका मनपसंद सीरियल नहीं आया था। पक्षी रखने का एक बड़ा सा पिंजरा भी था जिसमें कभी एक तोता रहता था। उसकी अदला बदली करके स्कूल के दोस्त से डडली ने एक असली एयर राइफल ली थी। वह राइफल शेल्फ के ऊपर रखी थी और उसका कोना बुरी तरह पिचका हुआ था क्योंकि डडली उस पर बैठ गया था। बाकी की शेल्फों में किताबें रखी थी। कमरे में बस किताबें ही ऐसी दिख रही थी जिन्हें कभी छुआ नहीं गया था। नीचे से डडली की अपनी माँ पर चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मैं नहीं चाहता वह वहाँ रहे, मुझे वह कमरा चाहिए, उसे वहाँ से बाहर निकालो।
हैरी ने आह भरी और बिस्तर पर लेट गया। कल तक यहाँ रहने के लिए सब कुछ दे सकता था, पर आज वह बिना चिट्ठी के इस कमरे में रहने के लिए बजाय चिट्ठी के साथ उसी अलमारी में वापस जाने के लिए तैयार था। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब चुप थे। डडली सदमे में था। वह चीखा चिल्लाया था, अपने डैडी को अपनी स्मेलेटिंग्स की छड़ी से मारा भी था, बीमारी का नाटक किया था, अपनी माँ को लात मारी थी, ग्रीन हाउस की छत से अपने कछुए को फेंका था। इस सब के बाद भी उसे अपना कमरा वापस नहीं मिला। हैरी गुजरे हुए कल के इसी समय के बारे में सोच रहा था और दुखी हो रहा था। काश उसने हॉल में ही अपनी चिट्ठी पढ़ ली होती। मॉर्गन अंकल और पेटूनिया आंटी एक दूसरे की तरफ रहस्यपूर्ण ढंग से देख रहे थे। मॉर्गन अंकल हैरी से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे और जब डाक आई तो उन्होंने डडली को डाक लेने भेजा। डडली पूरे हॉल में स्मेलेटिंग्स की छड़ी को हर चीज़ से ठोंकता हुआ गया। फिर वह चिल्लाया, एक और चिट्ठी आ गई, मिस्टर एच पॉटर, सबसे छोटा बेडरूम, 4 प्रिवेट ड्राइव। दबी हुई चीख के साथ मॉर्गन अंकल कुर्सी से उछले और उन्होंने हॉल में दौड़ लगा दी। हैरी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। डडली के हाथ से चिट्ठी छीनने के लिए मॉर्गन अंकल को उसकी ज़मीन पर गिराना पड़ा। यह काम और भी ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हैरी ने पीछे से हाथ डालकर मॉर्गन अंकल की गर्दन पकड़ ली थी। 1 मिनट की उठापटक के बाद, जिसमें हर एक को स्मेलेटिंग्स की छड़ी कई बार पड़ी, मॉर्गन अंकल सीधे खड़े हुए, वे हाँफ रहे थे और हैरी की चिट्ठी उनके हाथ में थी। अपनी अलमारी में जाओ, मेरा मतलब है अपने बेडरूम में, वे हैरी से हाँफते हुए बोले। डडली, तुम भी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हैरी अपने नए कमरे में गोल गोल घूमता रहा। कोई जानता था कि वह अपनी अलमारी से निकलकर कहीं और सोने लगा था, और वह यह भी जानता था कि उसे पहले चिट्ठी नहीं मिली। निश्चित रूप से इसका मतलब यह था कि वह दोबारा कोशिश करेगा और वह इस बार ऐसा इंतजाम कर लेगा ताकि वह उस चिट्ठी तक पहुंचने में सफल हो जाए। उसके दिमाग में एक योजना थी। अलार्म घड़ी की घंटी बजी। हैरी ने लपक कर उसे बंद किया और चुपचाप कपड़े पहने। वह डस्ली परिवार को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए बिना लाइट जलाए वह दबे पाँव नीचे उतरा। वह प्रिवी ड्राइव के कोने पर पोस्टमैन का इंतजार करने जा रहा था ताकि नंबर 4 की चिट्ठी सबसे पहले जब उसके हाथ लग जाए। अंधेरे हॉल से बाहर के दरवाजे की तरफ रेंगते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आह! हैरी हवा में उछल पड़ा। वह फर्श पर किसी मोटी और गिलगिली चीज़ पर चढ़ गया था, किसी जिंदा चीज़ पर। ऊपर की मंजिल की बत्तियां खट से जली और हैरी ये देखकर आतंकित हो गया कि जिस गिलगिली चीज़ पर वह चढ़ा था वह अंकल का चेहरा था। मॉर्गन अंकल स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिककर सो रहे थे। यह बात तय थी कि वे पक्का इंतजाम कर लेना चाहते थे ताकि हैरी वो काम न कर पाए जिसे करने की कोशिश कर रहा था। वे आधे घंटे तक हैरी को डांटते रहे और फिर उन्होंने एक कप चाय बनाकर लाने को कहा। हैरी पैर पटकते हुए दुखी मन से किचन में गया और वहाँ जब वह लौट कर आया तब तक डाक आ चुकी थी और मॉर्गन अंकल की गोद में पड़ी थी। हैरी को दिख रहा था कि 3 चिट्ठियाँ हरी स्याही से पता लिखा था। मैं चाहता हूँ, उसने कहना शुरू किया, परंतु मॉर्गन अंकल उसकी आंखों के सामने उसकी चिट्ठियाँ फाड़ते रहे। मॉर्गन अंकल उस दिन ऑफिस नहीं गए, वे घर पर ही रहे और उन्होंने केले ठोंक कर लेटर बॉक्स को बंद कर दिया था। देखो, मुंह में केले भरी होने के बावजूद वे पेटूनिया आंटी को समझा रहे थे, जब वे लोग चिट्ठियाँ नहीं पहुंचा पाएंगे तो हार मान लेंगे। वर्णन, मुझे नहीं लगता कि वे इतनी आसानी से हार मान लेंगे। अरे वे लोग तुम्हारे और मेरी तरह थोड़े ही सोचते हैं, उनके सोचने का ढंग बहुत अजीब होता है, वर्णन अंकल ने कहा। और फिर उन्होंने एक कील से फ्रूट केक के उस टुकड़े को टोकने की कोशिश की जो पेटूनिया आंटी खाने के लिए लाई थी। शुक्रवार को हैरी के नाम की 12 चिट्ठियाँ आ गई। जब चिट्ठियाँ लेटर बॉक्स में से अंदर नहीं घुस पाई तो उन्हें दरवाजे के नीचे से सरकाकर अंदर डाला गया और कुछ चिट्ठियों को किनारे की दरारों से और कुछ तो नीचे वाले बाथरूम के रोशनदान से अंदर डाला गया। वर्णन अंकल उस दिन भी घर पर ही रहे। सारी चिट्ठियों को जलाने के बाद उन्होंने हथौड़ी और केले उठाकर अगले और पिछले दरवाजे की सारी दरारें बंद कर दी। अब कोई अंदर तो क्या, बाहर भी नहीं जा सकता था। काम करते करते टिप्टो थ्रू द ट्यूलिप्स गुनगुना रहे थे और जरा जरा सी आवाज़ पर चौंक जाते थे। शनिवार को स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। हैरी के नाम की 24 चिट्ठियां करके अंदर घुस आई, जो 2 दर्जन अंडों के भीतर एक एक करके मोड़ी और छुपाई गई थी। उनका दूध वाला बहुत परेशान दिख रहा था जब उसने ये अंडे ड्राइंग रूम की खिड़की से पेटूनिया आंटी को दिए। वर्णन अंकल गुस्से से पागल होकर पोस्ट ऑफिस और डेयरी में फ़ोन लगा रहे थे ताकि उन्हें कोई सही आदमी मिल जाए जिससे वे इसकी शिकायत कर सकें। इस बीच पेटूनिया आंटी ने अपनी मिक्सी में चिट्ठियाँ पीस डाली। आखिर दुनिया में ऐसा कौन है जो तुमसे कुछ कहने के लिए इतना झटपटा रहा है? डडली ने हैरी को आश्चर्य से पूछा। रविवार की सुबह नाश्ते की टेबल पर वर्णन अंकल थके और थोड़े बीमार से दिख रहे थे, परंतु वे खुश थे। इतवार को डाक नहीं आती। उन्होंने अखबार पर मुरब्बा लगाते हुए उन्हें खुशी खुशी याद दिलाया, आज कोई बेहुदा चिट्ठी नहीं आ सकती। जब वे बोल रहे थे तभी किचन की चिमनी में से कोई चीज़ सरसराती हुई नीचे आई और उनके सिर के पिछले हिस्से पर टकराकर नीचे गिर गई। अगले ही पल अंगीठी से 30 या 40 चिट्ठियाँ गोलियों की तरफ बरसने लगीं। बाकी सभी ने अपने सिर झुका लिए, परंतु हैरी चिट्ठी पकड़ने के लिए हवा में उछला। बाहर जाओ, बाहर जाओ। वर्णन अंकल ने हैरी को कमर से पकड़ा और बाहर हॉल में फेंक दिया। जब पेटूनिया आंटी और डडली अपने चेहरों पर हाथ रखकर बाहर निकलने गए तो वर्णन अंकल ने दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने के बाद भी वह बाहर से सुन रहे थे कि चिट्ठियाँ अब भी कमरे में तैरती हुई घुस रही थी और दीवारों तथा फर्श पर टकराकर नीचे गिर रही थी। बहुत हो गया, वर्णन अंकल ने कहा। वे शांत लहजे में बोलने की कोशिश कर रहे थे, परंतु बोलते समय अपनी मूंछ के बाल लगातार उखाड़ते जा रहे थे। 5 मिनट में तुम सब चलने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं। सिर्फ कुछ कपड़े और जरूरी सामान पैक कर लो, कोई बहस नहीं। अपनी आधी मूंछ के बिना वो इतने खतरनाक दिख रहे थे
कि उनसे बहस करने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। 10 मिनट बाद वे लोग कीलों से बंद दरवाजे को झटकते हुए खींचते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर निकले, कार में बैठे और हाईवे पे कार हवा से बातें करने लगी। डडली पिछली सीट पर सुबह रहा था। उसके डैडी ने उसके सिर पर मार दिया था क्योंकि अपने टेलीविज़न, वीसीआर और कंप्यूटर को स्पोर्ट्स बैग में पैक करने के लिए कुछ ज़्यादा ही समय लगा रहा था। उनकी कार चलती रही और चलती रही, यहाँ तक कि पेटूनिया आंटी भी यह पूछने से डर रही थी कि वे जा कहाँ रहे थे। बीच बीच में वर्नन अंकल झटके से गाड़ी मोड़ लेते और कुछ समय तक विपरीत दिशा में कार चलाने लगते। जब वे झटके से गाड़ी मोड़ते तो वे यह शब्द बुदबुदाते थे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे। दिन भर हो गया परंतु वे खाने पीने के लिए कहीं नहीं रुके। रात तक डडली दुखी होकर चिंगाड़ने लगा। उसकी ज़िंदगी में इतना बुरा दिन पहले कभी नहीं गुजरा था। वह भूखा था, 5 मनपसंद सीरियल छूट गए थे। यही नहीं, आज से पहले वह कंप्यूटर या किसी दुश्मन को मारे बिना इतने समय तक कभी नहीं रहा था। आखिरकार वर्नन अंकल एक गंदे होटल के सामने रुके जो एक बड़े शहर के बाहरी हिस्से में था। डडली और हैरी एक ही कमरे में सोए जिसमें डबल बेड था और सीली हुई गंदी चादरें थी। डडली खर्राटे भरने लगा पर हैरी जागता रहा। वह खिड़की की चौखट पर बैठकर नीचे से गुजरती हुई कारों की रोशनियां देख रहा था और सोच रहा था। अगले दिन नाश्ते में उन्होंने बासी कॉर्नफ्लेक्स और ठंडे डिब्बाबंद टमाटर के साथ टोस्ट खाया। उन्होंने नाश्ता खत्म ही किया था तभी होटल की मालकिन उनकी टेबल के पास आई। माफ़ कीजिए परंतु आप में से किसका नाम मिस्टर एच पॉटर है? मेरे पास रिसेप्शन में इसकी लगभग 100 चिट्ठियाँ रखी हैं। उन्होंने एक चिट्ठी दिखाई ताकि वे हरी स्याही में लिखा पता पढ़ सकें। मिस्टर एच पॉटर, कमरा नंबर 17, रेलव्यू होटल, कॉकवर्थ। हैरी ने चिट्ठी को चपटना चाहा परंतु वर्नन अंकल ने उसके बड़े हुए हाथ को हटाकर एक तरफ कर दिया। मालकिन घूरती रही। मैं उन्हें ले लेता हूँ, वर्नन अंकल बोले और जल्दी से खड़े होकर वह उसके पीछे डाइनिंग रूम से बाहर चले गए थे। डियर, क्या ये बेहतर नहीं हुआ कि हम घर लौट चलें? पेटूनिया आंटी ने कई घंटे बाद डरते डरते सुझाव दिया, परंतु ऐसा लगा जैसे वर्नन अंकल ने उनकी बात सुनी ही नहीं थी। वर्नन अंकल क्या चाहते थे ये उनमें से किसी को नहीं पता था। वर्नन अंकल उन्हें कार से जंगल के बीचों बीच ले गए। वहाँ कार से बाहर निकले, चारों तरफ देखा, अपना सिर हिलाया, दोबारा कार में बैठे और एक बार फिर चल पड़े। यहीं हाल ही में एक जूते खेत के बीच, एक झूला पुल के बीचों बीच और एक बहुमंजिला पार्किंग में हुआ। डैडी पागल हो गए हैं ना? डडली ने पेटूनिया आंटी को देर शाम को ढीली आवाज़ में पूछा। वर्नन अंकल कार को समुद्र के किनारे पार्क करके और उन सभी को कार के अंदर लॉक करके कहीं चले गए थे। बारिश होने लगी, बड़ी बड़ी बूंदें कार की छत पर शोर मचाने लगी। डडली झींक रहा था। आज सोमवार है, वह अपनी माँ से बोला। द ग्रेट हेम्बर्टो आज रात को आने वाला है और मैं किसी ऐसी जगह पर ठहरना चाहता हूँ जहाँ टेलीविज़न हो। सोमवार, ये सुनकर हैरी को कुछ याद आया। आज सोमवार था और टेलीविज़न के कारण डडली गाँव के दिन एकदम ढंग से याद थे। कल यानी मंगलवार को हैरी का 11वां जन्मदिन है। उसका बर्थडे खास खुशी के मौके नहीं होते थे। पिछले साल डर्सली परिवार ने उसे एक कोट टांगने वाला हैंगर दिया था, वर्नन अंकल की एक जोड़ी पुरानी मोजे भी। फिर भी कोई रोज़ रोज़ 11 साल का तो नहीं होता। वर्नन अंकल वापस लौट आए थे और अब वे मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक लंबा पतला पैकेट था और जब पेटूनिया आंटी ने उनसे पूछा कि वे क्या खरीद कर लाए हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सही जगह मिल गई है, उन्होंने कहा। आ जाओ, सब बाहर निकल आओ। कार के बाहर बहुत ठंड थी। वर्नन अंकल समुद्र के काफ़ी भीतर एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा कर रहे थे। चट्टान के ऊपर एक छोटी सी झोंपड़ी बनी थी जिससे बुरी झोंपड़ी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बात तो तय थी कि यहाँ कोई टेलीविज़न नहीं था। आज रात के लिए तूफान की भविष्यवाणी की गई है, वर्नन अंकल ने खुशी से दमकते हुए और ताली बजाते हुए कहा। और इस भले आदमी ने मेहरबानी करके हमें अपनी नाव उधार दे दी है। बिना दांतों वाले एक बूढ़ा आदमी धीमी गति से चलते हुए उनके पास आया। थोड़ी कुटिल मुस्कान के साथ उसने एक पुरानी नाव की तरफ इशारा किया जो नीचे स्लेटी भरे पूरे पानी के अंदर रखी थी। खाने पीने का थोड़ा सामान मैंने ले लिया है, वर्नन अंकल बोले। सब लोग नाव पर चढ़ जाओ। नाव में उनकी कुल्फ़ी जमने लगी। समुद्र की बर्फीली बौछार और बारिश उनके गले से नीचे उतर रही थी और ठंडी हवा चेहरे पर कोड़े बरसा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे घंटों बाद वे उस चट्टान तक पहुंचे जहां वे वर्नन अंकल फिसलते हुए लड़खड़ाते हुए अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी तक ले गए। अंदर की हालत बहुत भयानक थी। समुद्री शैवाल की बुरी बदबू आ रही थी। लकड़ी की दीवारों के बीच मोटी मोटी दरारों में से हवा सीटी बजाती हुई आ रही थी। अंगीठी सीली हुई खाली थी। झोंपड़ी में सिर्फ 2 ही कमरे थे। वर्नन अंकल ने खाने पीने के सामान में 4 केले, सबके लिए आलू की चिप्स का एक बड़ा पैकेट लिया था। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की पर चिप्स के खाली पैकेट से सिर्फ धुआं निकलकर ही सिकुड़ गया। ऐसे समय में चिट्ठियाँ होती तो मज़ा आ जाता ना, वे खुशी खुशी बोल रहे। वे बहुत अच्छे मूड में थे। जाहिर था वे सोच रहे थे कि इस तूफान में उन तक चिट्ठियाँ पहुँचाने कोई नहीं आ सकता था। हैरी मन ही मन इस बात से सहमत था। हालांकि इस विचार ने उसे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। जब रात हुई तो भविष्यवाणी के अनुसार तूफान उनके चारों तरफ गरजने लगा। ऊंची ऊंची लहरों की बौछार झोपड़ी की दीवार पर टकराने लगी और तूफानी हवा गंदी खिड़कियों को हिलाने लगी। पेटूनिया आंटी को दूसरे कमरे कुछ सीले हुए कंबल मिल गए थे और उन्हें दीमक लगे सोफे पर डडली के लिए बिस्तर लगा दिया और वे और वर्नन अंकल अंदर वाले मोटे पलंग पर सोने चले गए और हैरी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया कि वह फर्श पर सबसे नरम जगह ढूंढ ले और सबसे पतले तथा फटे कंबल के नीचे दुबक्कर सो जाए। जब रात गहराने लगी तो तूफान और भी भयानक होता चला गया। हैरी सो नहीं सका। वह कांप रहा था, करवटें बदल रहा था और कोशिश कर रहा था कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए।
परंतु उसका पेट भूख के मारे गुड़गुड़ कर रहा था। डडली के खर्राटे तूफान की आवाज़ में दब गए जो आधी रात के करीब शुरू हुआ। डडली की घड़ी उसकी मोटी कलाई पर सोफे से नीचे लटकी हुई थी और हैरी को उसके चमकते डायल पर यह दिख रहा था कि 10 मिनट बाद वह 11 साल का हो जाएगा। वह लेटा रहा और देखता रहा कि उसका बर्थडे टिक टिक करके करीब आ रहा है। वह सोच रहा था कि क्या डर्सली परिवार को उसका बर्थडे याद रहेगा, और यह भी कि चिट्ठियाँ लिखने वाला इस समय कहाँ होगा। 5 मिनट बचे हैं। हैरी को बाहर किसी चीज़ के चरमराने की आवाज़ आई। उसे डर लग रहा था कि कहीं छत टूट कर ना गिर जाए। हालांकि ऐसा होने पर सबसे अधिक गर्मी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं था। 4 मिनट बचे हैं। शायद प्रिवी ड्राइव के घर में उसके अब तक कितनी सारी चिट्ठियाँ इकट्ठी हो गई हो कि जब वे वापस लौटे तो किसी एक चिट्ठी को चुराने में सफल हो जाए। 3 मिनट बचे थे। क्या यह समुद्र की आवाज़ थी जो इतनी बुरी तरह चट्टानों से टकरा रहा था? 2 मिनट बचे थे। यह अजीब सी चटकने की आवाज़ कैसी थी? क्या कोई चट्टान समुद्र में गिरी थी? 1 मिनट बचा था और फिर वह 11 साल का हो जाएगा। 30 सेकंड, 20, 10, 9। शायद उसे डडली को उठा देना चाहिए, सिर्फ उसे चढ़ाने के लिए। 3, 2, 1, भड़ाम! पूरी झोंपड़ी हिल गई। हैरी उठकर सीधे बैठ गया और दरवाजे को घूमने लगा, और कोई बाहर खड़ा था और अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटा रहा था। तो दोस्तों, आज के अध्याय के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो। और पुराने अध्यायों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह अध्याय कैसा लगा और भविष्य में आप कौन सी कहानियाँ और नॉवल सुनना चाहेंगे। मिलते हैं ऐसे किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।